Hello everyone, welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative, currently with me. 1 सितंबर बहुत मायने रखता है। क्यों रखता है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही है, दशरथ मान जी, द माउंटेन मैन। सो उनके बारे में आप सबको सब कुछ पता ही होगा। मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट हिम। माई पॉइंट इज, अभी इनका तस्वीर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ और क्या मैसेज मुझे देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैसेज जो है ना, मोटिवेशन के लिए नहीं है, क्लैरिटी के लिए। ठीक है, हर एक दिन अगर मैं लास्ट 1 ईयर से देखूँ या बहुत सालों से जो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इवन मेरी जर्नी, उसमें मैंने नोटिस किया है कि इंटरेक्शन करके बच्चों से, कि पता चला है कि बच्चे ना क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, ये मोटिवेशनल टॉक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। एंड दे आस्क मी कि भैया होगा कि नहीं। आई मीन दे आर पुटिंग द एफर्ट्स बट दे आर डाउटिंग देमसेल्व्स कि भैया होगा कि नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन आई विल से कि किसी को नहीं पता होगा कि नहीं होगा। यू नो, आई मीन जितने भी लोगों को मेरे आसपास हुआ है जिन्होंने क्लियर किया है, उनको भी नहीं पता था एग्जैक्टली। ठीक है, बट उनको क्लैरिटी थी। क्या क्लैरिटी थी? कि मेहनत करेंगे ना तो वही एक तरीका है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। एंड क्लैरिटी तो थी ही, साथ साथ कंसिस्टेंसी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई मीन क्लैरिटी के साथ साथ ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। सो मैंने बोला 1 सितंबर। अभी आपको पता है कल मेंस एग्जाम 2025 का ओवर हो गया एंड प्रीलिम्स को हुए मतलब कि 3 महीने हो गए, रिजल्ट आए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी अनसर्टेन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी जो प्रीलिम्स नहीं निकला उसी को लेकर वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, एंड डाउटफुल है। एंड जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी ये मैसेज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि देखो, सिंपल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हो, आपको जो प्रीलिम्स है 2026 का मई में होने वाला अगर देने वाले हो, तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझना पड़ेगा कि ये जो अब मंथ्स बचे हैं ना, कितने मंथ्स हमारे पास बचे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल के। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिसंबर से ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ऑल टुगेदर 3 to 4 मंथ्स है आपके पास। अगर देखो, जनवरी से लेके मई तक तो पढ़ते ही हैं हम, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको पता है कि उस समय हम मेहनत करते हैं, खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई। बट ये जो मंथ है ना, यही डिसाइडर है। ये जो मंथ है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर 2026 के अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यही मंथ्स हैं जहाँ पे आप ना बिल्कुल भी मतलब ढीले नहीं पड़ सकते हो। आपको अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेन से स्पेसिफिक करना पड़ेगा, प्रीलिम से स्पेसिफिक भी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, एंड देन आंसर राइटिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग, और साथ साथ अपने ऑप्शनल्स पे भी काम करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द जीएस एंड हिस्ट्री। सो यही आपका टाइम है। अगर यहाँ पे आप ढीला पड़ोगे, आप अगर यहाँ अनक्लियर रहोगे, अगर अभी डाउटफुल रहोगे, तो फिर 2026 का अटेम्प्ट का कोई पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा समझ जाइए। एंड इनके इमेज की इसलिए मैंने बात की कि सबसे पहले इनकी अगर जर्नी देखें हम, तो हम सबको पता है कि जो भी इनके साथ हुआ, एंड इनकी बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं कि ही कम्स फ्रॉम ए एससी फैमिली। आई मीन बहुत ही पिछड़े, कोई मनी वाला उनको मतलब कि असिस्टेंस नहीं मिला किसी ने पैसे के थ्रू, जो उन्होंने अचीव किया, रोड बना दिया पहाड़ को तोड़कर, तो किसी ने ऐसी मदद नहीं की। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्लैरिटी। ये अपने गोल को लेकर क्लियर थे, मतलब इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप लोगों को तो सपोर्ट भी मिलता है, बहुत लोगों को सपोर्ट मिलता है, ग्रैटिट्यूड उसके लिए भी होना चाहिए। फैमिली, पैसे, फ्रेंड्स, ठीक है, मटेरियल्स, कोचिंग जो प्रोवाइड करा रही हैं, मतलब कि हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत तरीके हैं जिससे आपको मदद कराया जाता है कि आप एग्जाम क्लियर कर ले। देन सपोर्ट तो है ही नहीं इनके पास, बहुत गरीब फैमिली से, मनी कोई देता नहीं, और पागल तक बोलते हैं, मतलब डिस्करेज तक करते हैं। वैसे हमारी जर्नी में भी जब हम सक्सेसफुली फेल होते हैं ना, तो हमें भी बोलते हैं कि छोड़ दो, बेवकूफ़ है। तो ये चीज़ तो है ही, हमारे साथ भी थोड़े बहुत हद तक ये होता है। बट क्लैरिटी कि तोड़ना है तो तोड़ना है भाई, ये जो सड़क बनानी है बनानी है। तो इनको नहीं पता कैसे होगा, इनको भी नहीं पता था कैसे होगा, इनको भी नहीं पता था कि मैं कैसे कर लूँगा, बट करूँगा, इतना पता है। तो जो टॉपर्स होते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उनके अंदर होता है, क्लैरिटी, कि चलो ट्राई करते हैं ना, नहीं पता होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है। सेकेंडली, सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे जाके पूछते हो, वैलिडेशन लेते हो, भैया होगा नहीं होगा, सर होगा कि नहीं होगा, सबके पास जाते हो, खुद से ही नहीं पूछते हो, खुद पे ही भरोसा नहीं करते हो। अब इस इंसान के पास कोई मतलब बताने वाला नहीं, कैसे क्या पूरा प्रोसेस इसको पता ही नहीं है, बट भरोसा था कि तोड़ दूंगा। एंड देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ना, कि लगातार किया, ये 20+ ईयर्स इन्होंने किया था ये। ठीक है, हमें तो 1-2 साल 3 साल की बात होती है। एंड द फोर्थ पार्ट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, फोर्थ पार्ट इज, इनके पास जो इतना बड़ा वास्ट माउंटेन है, कह लो सिलेबस के फॉर्म में, हमारे पास भी ये वास्ट सिलेबस है, इनके पास वास्ट माउंटेन था, पर इसको एज अ मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन की तरह इन्होंने नहीं देखा, इसको देखा पॉजिटिवली कि चलो ठीक है बड़ा, बहुत वास्ट है, बहुत मतलब हैवी सिलेबस है, इस तरीके से ये भी सोच सकते थे। लेकिन मतलब इन्होंने सोचा होगा, बट इन्होंने इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि मैं इसको कैसे टैकल करूंगा। सो इस चीज़ को समझिए।
एंड अगेन मैं कहूँगा कि इन्होंने जब काम किया ना, आई मीन हमारे एग्जाम, मुझे कंपैरिजन में बिलीफ नहीं है, बट अगेन इन्होंने जो काम किया है ना, बिना सपोर्ट के, बिना पैसे के, बिना मोटिवेशन के, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन के, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ, एंड सेल्फ बिलीव आता है मेहनत करने से, सिंपल है, करोगे मेहनत, इधर उधर पूछोगे नहीं, इधर उधर मटेरियल के लिए भागोगे नहीं, तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। कंसिस्टेंसी आपको पता है डिसिप्लिन से होगा। एंड देन जो ऑब्स्टेकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वास्ट सिलेबस या डिस्ट्रक्शंस, उसको इन्होंने मैनेज किया अच्छे से, और एक हथौड़े और क्या बोलते हैं छैनी, इससे तोड़ दिया पूरा पहाड़। यहाँ हमारे पास क्या, पेन है, पेपर है, पेंसिल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। 1 सितंबर है, सितंबर को इतना अच्छा बनाओ, आज से ही स्टार्ट करो, अगर पीछे जो छूट गया जाने दीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। जो भी कर रहे हैं ना, उसको इस तरह से करना है कि पूरे एफर्ट लगाना है, ये 50-50 अनक्लैरिटी के साथ नहीं जाना, पूछना नहीं कि करना है नहीं करना है, होगा नहीं होगा, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, करके देखिए एक बार भरोसा, चीज़ें बेटर होती है। आते हम हमारे कोड सेगमेंट पे। फर्स्ट पार्ट इज मडी वाटर, फर्स्ट थिंग इज कि हम इसके एसेंस पे काम करते हैं। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लीविंग इट अलोन, ये दिया था मैंने, और यूपीएससी मेंस का है ये 2025 का ऐसे का वन ऑफ द क्वेश्चंस। सो वन मोर थिंग आई वांट टू से कि ये जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप लोगों को पता होगा, एसे जो है ना या एथिक्स, वो उसके लिए मटेरियल कम होते हैं, स्पेशली एसे। आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी ब्रेनस्टॉर्म करने की एबिलिटी एंड आपकी लिखने की एबिलिटी, वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करता है। एंड कोई ऐसे के लिए बहुत समय नहीं देता है, एंड बहुत हाई रिवार्डिंग होता है ऐसे। एंड जिस तरह से ऐसे का ट्रेंड बनाए ना कि फिलोसफिकल एसेस बहुत आने लगे, इस बार भी वही हुआ। तो आपको सोचने की एबिलिटी, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी में डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम फर्दर आगे भी जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करना भी सीखेंगे, बट अभी इतना ही करो। एंड कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, आज मैं एक बच्चे का नाम लूंगा जो लगातार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हर दिन मैं कोशिश करूंगा एक एक बच्चे का ऐसा नाम लूँ, ठीक है। सो वी हैव सो मेनी, बट उज्ज्वला जायसवाल, ओके, ये कंसिस्टेंट रही हैं, एंड इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि लगातार ये मेहनत कर रही है। पुनीत जैन भाई का भी मैंने नाम लिया था, एंड आगे इसी तरीके से जो बच्चे कंसिस्टेंट है कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उनको भी मैं मतलब यहाँ नाम उनका लूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट विद द टॉपिक। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लीविंग इट अलोन। सिंपल समझो, मडी वाटर का क्या मतलब है। क्लियर्ड, तीन की मतलब देखो तो कलेक्टिव कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, 3 कीवर्ड है लीविंग इट अलोन, 1, 2 एंड 3, ठीक है। बेस्ट वर्ड का मतलब समझते ही हो, इसकी जरूरत नहीं है हम इस पर फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें, कर सकते हैं इस पर भी, बट ज़रूरत नहीं है। अब देखो एसेंस क्या है, मीनिंग क्या है कि सम प्रॉब्लम्स जो है ना और कन्फ्यूजन्स कैन नॉट बी रिजॉल्व या सॉल्व बाय कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग हैस्टली और ओवर थिंकिंग। मतलब कि कोई प्रॉब्लम आया, कोई कन्फ्यूजन आया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। इस कोड के थ्रू मैसेज सिंपल है कि हमें कभी कभी छोड़ देना चाहिए एंड वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। मतलब हैस्ट में जो हम डिसीजन लेते हैं वो, बट हैस्ट वी शुड चूज पेशेंस, ठीक है। अब मडी वाटर का क्या मतलब है, जो वाटर मिक्सड है विथ मड, मतलब अनसेटल्ड जो है, सिल्ट है उसमें, ठीक है, एंड मतलब अनक्लियर है। और इसको हम लाइफ के अपने मतलब कि फिलोसफिकल तरीके से अगर सोचे तो मैसी सिचुएशन में जो हम फंसे रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम ला सकते हैं। अब थर्ड पार्ट हम देख सकते हैं कि अनसर्टेन फेज जो होता है हमारे लाइफ का, जैसे इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे करियर का भी। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी क्या है, अनक्लियर है, क्या होगा नहीं होगा, अभी हमने क्लैरिटी पे बात की, ठीक है। सो फिर उसी को लेकर बच्चे डाउटफुल रहते हैं। फिर सेकंड वन इज रिलेशनशिप, फैमिली में हो या आप पर्सनल लाइफ अगर देखो तो उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, उस हिसाब से सोच सकते हो। देन सिचुएशंस, ओके। सो ये मडी वाटर का सिंपल मतलब है अनक्लियर्ड, कुछ दिख नहीं रहा है आपको। क्लियर्ड का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन आपको मिल गया है, हमने अपना माइंड जो है रिगेन कर लिया, जो हम अभी थे ना परेशान, प्रॉब्लम में थे, पीस मिल गया आपको, आपको क्लैरिटी मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसी वर्ड से आया है क्लैरिटी। एंड लिविंग इट अलोन, मतलब कि लिविंग इट अलोन का क्या मतलब है, टाइम एंड स्पेस पे छोड़ दिया, नॉट डिस्टर्बिंग द मडी वाटर, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, छोड़ दिया, जैसा है रहने देते हैं। एंड उसी समय में प्रैक्टिसिंग पेशेंस, साइलेंस, अलोइंग नेचर एंड टाइम टू हील, ठीक है, डिटैचमेंट, मतलब लिविंग इट अलोन छोड़ दिया, एंड प्रैक्टिस भी किया, साइलेंस, ये सारी चीजें, मतलब रिएक्ट नहीं किया हैस्टली, ठीक है। अब एक चीज और कहूंगा कि हम ना एग्जाम्पल्स जो देते हैं ना, बहुत कन्वेंशनल एग्जाम्पल्स देते हैं। अब एग्जामिनर ने उसे ना 10-15 सालों से पढ़ रहा है, तो जब भी एग्जाम्पल जनरेट करो ना, या तो पुराने एग्जाम्पल को अगर यूज कर रहे हो ना, तो थोड़ा इसको यूनिक बनाओ, थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ, थोड़ा सा इमोशनल टच दो। अगर एग्जाम्पल मतलब नए देना चाहते हो, नहीं देना चाहिए, तो उसको मतलब कोशिश कीजिए। अगर आपको गूगल AI की यहाँ हेल्प लेनी है तो यू कैन टेक इट, एंड उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड मैं एक और चीज कहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस है ना, तो आपके पास ना इतना कलेक्शन हो जाएगा अच्छे एग्जाम्पल्स का। हाँ, इस प्रैक्टिस को डेली करने से अच्छे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। सो ये बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो यही है, व्हेन रिग्रेटेड फॉरेस्ट आर लेफ्ट अलोन। देखो
मैंने फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड हो गया, उस वाले एग्जाम्पल को लिया है। तो ओवर मैनेज करने के अलावा ज़्यादा मतलब उसको छोड़ देना ही बेटर होता है। नेचुरल इकोसिस्टम खुद से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने इसे क्लाइमेट से या कह लो फॉरेस्ट से कनेक्ट किया। फिर एक है कि समटाइम्स जो जुडिशरी होती है, हायर जुडिशरी होती है ना, वो अवॉइड करती है इमीडिएट रूलिंग से। समटाइम्स ऐसा दिखा है, ताकि जो सोशल एंड पॉलिटिकल कंसेंसस है ना वो इवॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव बिफोर डिलीवरिंग अ जजमेंट, जैसे एग्जाम्पल अयोध्या जो डिस्प्यूट था, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपको पता ही है, बस मैं उसको यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिक बना रहा हूँ। यूजुअली क्या एग्जाम्पल लिया जाएगा, बुद्धा, अशोक, ये भी ले सकते हो, बस इसको थोड़ा सा बनाना बेटर, कन्वेंशनल ना लगे। या एग्जाम्पल क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था 1960s में, 70s में, एंड 1962 आई थिंक 62, हाँ कैनेडी। देन और भी मतलब ऐसे हम पुराने जो एग्जाम्पल्स चलते आ रहे हैं उसी को यूज करते हैं। तो हम कुछ यूनिक कर सकते हैं, कुछ अलग। इकोनॉमिक टर्म्स में देखो तो जो पैनिक सेलिंग होती है स्टॉक मार्केट में, जब क्रैश करता है तो वॉलेटिलिटी जो है ना और गंदा हो जाता है जब पैनिक सेलिंग स्टार्ट होता है। एंड जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं ना वो छोड़ देते हैं, अपने आप ठीक होगा, उनको पता होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर यूज करोगे तो शायद मच बेटर होगा। ठीक है, तो एसेंस समझ आ गया। जो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने चूज करे हैं, या कलेक्टिव जो वर्ड्स है उसको चूज किया है, उसको बताया अच्छे से। इसको और आप ओपन कर सकते हो और खोल सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। देन वी हैव क्लियर्ड का क्या यहाँ पे मतलब है। अगर हम मड्डी वाटर को मल्टीपल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो क्लियर्ड को भी समझाना पड़ेगा उसी सेंस में, एंड देन लिविंग इट अलोन को भी उसी सेंस में। फ्लो बनाएंगे ना, कोहेरेंस होना चाहिए ना। ठीक है, ओके, सो ये था आज का कोट, बहुत बच्चों ने अच्छे से इसको किया है। देन वी हैव सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ये डायरेक्ट हिट था, एंड सत्यम सर ने इसे 2 साल पहले करवाया था, इसे मुझे खुद याद है। तो ये हमारे PYQ में इस 2025 के मेंस में हिस्सा लाया है, तो इसको आप लोग कीजिएगा, और वही प्रोसेस है, आपको पता है, सिंपल, उसको फॉलो करना है। सो अब आते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री। आज शायद 10th डे है, TDF का 10th डे है। इतने सारे बच्चे कॉपीज अपने पोस्ट करते हैं हमारे उस ग्रुप पे। ग्रुप का लिंक आपको पता है कहाँ है। ठीक है, सेकेंड जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का, उसमें आपको क्लिक करना, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। एंड आपको हीट मैप भी जो मैंने सोसाइटी का प्रोवाइड किया है वही मिल जाएगा, वहीं पे मैंने पोस्ट कर रखा है। सो लेट अस स्टार्ट। वी विल लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 2 मेजर डिमांड है कि वास्ट डाइवर्सिटी है, उसमें 4 कल्चरल एलिमेंट्स शो करने थे। एंड द सेकंड पार्ट इज लीडिंग टू नेचुरल, और वो कैसे नेचुरल आइडेंटिटी की तरफ ले जाते हैं। अब नेचुरल आइडेंटिटी क्या है इंडिया का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे ऊपर इंडिया जो है कंटिन्यूड सिविलाइजेशन है, आई मीन 5000 ईयर्स। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जब जाई जिनपिंग की मीट हुई ना चाइना में, तो वहां भी इस बात को जिनपिंग ने इसको उठाया कि हम लोग कंटिन्यूड सिविलाइजेशन है, बहुत पुराने सिविलाइजेशन, और बहुत बड़ी आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, देन वी हैव स्पिरिचुअलिज्म, मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट में सोचो तो हमें स्पिरिचुअल लीडर माना गया है एंशिएंट टाइम से ही। ठीक है, डेमोक्रेसी, ये बहुत तरीके हैं जिससे हम ना अपनी, हमारी एक आइडेंटिटी है दुनिया में, ओके, जो हमें एक मतलब एज देती है। सो डेमोक्रेसी में एंशिएंट इंडिया में भी डेमोक्रेसी जो है फॉलो किया जाता था, एंड वो आज तक कंटिन्यूड है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, और मैंने जो वॉइस नोट मतलब बनाया था, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, ये बहुत अच्छे से बताया था वॉइस नोट में, उसी ग्रुप पे आप जाके सुन सकते हो। कि मेजर जो फोकस हमारा इंट्रोडक्शन में होना चाहिए ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स, ये सब सेकेंडरी चीज है। पहला ये है कि एग्जामिनर को बताओ कि आपको क्वेश्चन जो है ना समझ आ गया, क्वेश्चन में जो वो पूछ रहा है ना वो समझ आ गया। फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है ना, एक टोन आप सेट करो कि आप आगे क्या करने वाले हो बॉडी में, जहां पे आप डिमांड को एड्रेस करोगे। एक तो पहले बता दो कि मैं क्वेश्चन समझ गया हूं, डिमांड समझ गया हूं, तो इंटरलिंक करना है डिमांड को इंट्रोडक्शन में ही, और मैंने बताया था कैसे लिखना है। ठीक है, और भी उस वीडियो उस वॉइस नोट में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग उस वॉइस नोट को ग्रुप पे जाके सुन सकते हो। ठीक है, आज इंट्रो की बारी नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे टॉपर जितेंद्र कुमार सर, ऑल इंडिया रैंक 376 इन 2024, उन्हीं की कॉपी हमने यूज की है, एंड उनकी कॉपी से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, सो बॉडी में 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्ट कल्चर के, आप लोग अपने हिसाब से इसको चुन सकते हो। एंड देन सेकंड पार्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे हिडन पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4 एलिमेंट्स तो सब लिख लेंगे, उसको डिस्क्राइब सब कर देंगे, बट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस, मतलब कि रिलेटिव सिग्निफिकेंस का मतलब है ना कि चारों एलिमेंट कैसे यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, ये बताना है। और यहाँ पे ना डुप्लीसिटी ऑफ पॉइंट्स जो है ना, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस बहुत आए हैं, सब एक जैसे ही लगेंगे, सबकी सिग्निफिकेंस एक जैसे ही लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हिडन डिमांड है। लेट अस गो। अब रिलेटिव सिग्निफिकेंस की बात की तो यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए चारों, ये नहीं कि ओवरलैप हो। एंड देन यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा अधिक नंबर गार्नर हम कर सकते हैं, कि हम मैप यूज करते हैं, चारों एलिमेंट्स को पूरे इंडियन मैप में शो कर सकते हैं कि कैसे है। मतलब चारों ना हो तो मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, कैसे डाइवर्स है इंडिया, मैप्स के थ्रू अलग अलग स्टेट्स में ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कम टू द इसके लिए मैंने 2 अप्रोचेस भी बताए थे। एक तो आप बॉडी में 4 एलिमेंट्स लिखोगे,
एंड चारों एलिमेंट्स के अलग से, मतलब कि एक सब हेडिंग ये होगा, एक सब हेडिंग ये होगा, उसके यूनिकनेस बता दोगे। लेकिन बेटर ये बोला था मैंने कि क्या कर सकते हैं, पैरेलली ही जाते हैं। एक एलिमेंट लिखा और उसकी सिग्निफिकेंस 1 या 2 पॉइंट अगर जनरेट कर पाते हो, सिग्निफिकेंस एंड यूनिकनेस, कैसे वो डिस्टिंक्ट है और कैसे वो इंडिया की नेचुरल आइडेंटिटी बताती है, ये इस अप्रोच को हमें अपनाना चाहिए। हमारे टॉपर ने भी, जितेंद्र कुमार सर ने भी उसी अप्रोच को अपनाया। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन इनका हमने देख लिया था। बॉडी पे हम आते हैं एंड मैं अपने साइड से कुछ ऐड कर दूं। क्या करना चाहिए, इनकी कॉपी ही देखनी चाहिए कि मैं अपने हिसाब से इस चारों एलिमेंट्स को बताऊं। चलिए इनकी कॉपी ही देखते हैं। सो इन्होंने क्या किया, पहला एलिमेंट रेस दिया। हाँ, एक चीज मुझे कहना था कि लास्ट वीडियो में ना गलती से मैं, मतलब क्या होता है ना, मैं मेथड पे ज्यादा फोकस करता हूँ। आप लोगों के लिए पॉइंट्स जनरेशन कैसे करना है, रादर पॉइंट्स में क्या लिखना है, वो समटाइम्स क्या होता है कि आप जल्दबाजी में बोल देते हो। तो मैंने गलती से ज्योग्राफी बोल दिया था, वन ऑफ द कल्चरल। ऑल्दो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है खाने पे, रहन सहन पे, इवन कपड़े जो हम पहनते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। लेकिन रेस, बट गलती, मतलब डायरेक्टली हम ज्योग्राफी नहीं लिख सकते यहाँ पे कल्चरल एलिमेंट्स में। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, सो उसके लिए माफी। बट अगेन मेथड्स कैसे हमें डेवलप करना है, डायमेंशंस, वो हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इन्होंने रेस से स्टार्ट किया और बताया इंडिया कैसे, मतलब कि कितना रेस, मतलब रेशियल डाइवर्सिटी इंडिया में, और इन्होंने लंबा ये बताया है। ठीक है, सो सर जब ये कॉपी लिख रहे थे, ये आंसर लिख रहे थे, तो वो अभी स्टार्टिंग फेज में ही थे। आई मीन स्टार्टिंग फेज का मतलब कि उन्होंने कॉन्कर प्रोग्राम ज्वाइन ही किया था, तो ज्यादा इसको डिस्क्राइब किया। आई थिंक हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं रेशियल डाइवर्सिटी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो है, एंड देन उसको मैप पे इन्होंने जो दिखाया है ना, ये मुझे सबसे सुंदर लगा। मतलब कि ये वैल्यू एडिशन है, और यही हमें टॉपर्स कॉपी से मिलता है। एक चीज और मुझे कहना है कि टॉपर्स कॉपीज में हमें एक चीज और दिखता है। एक तो हम चीजें सीख रहे हैं उनसे, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ये बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, जब मैं टॉपर्स की कॉपीज में सेम चीजें देखता हूँ, इसलिए मैं पहले कहता हूँ ब्रेनस्टॉर्म करो, अपनी एबिलिटी देखो कि क्या कर सोच सकते हो उस क्वेश्चन के लिए, और जनरल क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट्स चाहिए, सिंपल। अभी हमें ना समझने पे, कंटेंट डेवलप करने पे फोकस करना है, ना कि स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना है, डेटा फैक्ट्स फिगर्स। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, सोच रही हूँ ना, ये सर भी यही सोच रहे थे और इन्होंने ऐसा ही लिखा होगा एग्जाम में, तभी इनका क्लियर है। तो कॉन्फिडेंस देने के लिए भी टॉपर्स कॉपीज बहुत मायने रखती है। तो ये है, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है, लोकेशन। ठीक है, एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं हम कि जैसे कि ट्राइब्स की बात कर रहे हैं या रेशियल डाइवर्सिटी की बात करें, तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जब आप बनाओ इसका मैप। अब देखो, इन्होंने सिग्निफिकेंस को पैरेलली ही लिया। इंडिया डिस्पाइट दिस रेशियल डाइवर्सिटी इज सेड एज ब्राउन रेस। देखो इतना डाइवर्स है, इतने सारे रेशियल जो है ग्रुप्स हैं, बट इतने सारे रेसेस हैं। सो ब्राउन रेस इंडिया को कहा जाता है ग्लोबली, हमारी आइडेंटिटी है, एंड ये इंडियन रेस है। ठीक है, नाउ unity in diversity. India recognizes all the racial diversity by promoting and celebrating their cultural festivals, value and preservations. ठीक है, हम इसे प्रमोट करते हैं, इससे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही हमारी नेचुरल आइडेंटिटी है। सेकंड जो इन्होंने लिया है एलिमेंट, कल्चरल एलिमेंट, दैट इज लैंग्वेज। हमको पता है कितना लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, एक्सक्लूडिंग इंग्लिश। देन इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, टोटल लैंग्वेजेस इन्होंने 1600 बोला। थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, फिर इसको इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मैप बना दिया। देखो ये सीखना है, ये अभी टाइम का इशू नहीं है। अभी ये मत फोकस करना कि 7 मिनट में या 10 मिनट में लिख पाऊंगा ना, अभी ये सब हो जाएगा। अभी बस देखो कि क्या इन्होंने किया है। अब देखो, अब यूनिक और डिस्टिंक्ट दिखना चाहिए ना, तो प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय सेलिब्रेटिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, एक एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल एज मीडियम फॉर प्रिजर्विंग कल्चर। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ, मतलब कल्चरल प्रिजर्वेशन की इन्होंने बात की, हम क्या ऐड कर सकते हैं कि जैसे दो तरह के लैंग्वेज मैंने लिए, एक तो है रीजनल लैंग्वेजेस एंड दूसरा है जो मतलब कि लार्ज स्केल पे बोला जाता है, और मीडियम ऑफ लिंक, जो दोनों का ब्लेंड है ना इंडिया में। एक रीजनल लैंग्वेज क्या करता है, रीजनल लैंग्वेज करता है कि आपका जो कल्चरल जो है ना, कल्चरली या रीजनल आइडेंटिटी। ठीक है, रीजनल आइडेंटिटी कभी हमेशा उसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात है, हमें प्रिजर्व करना चाहिए अपना कल्चर। तो जैसे तमिल है, तेलुगु है, मैथिली है, ठीक है, बहुत सारे हैं, खत्म नहीं होगा, बहुत सारे हैं, और बहुत अच्छी बात है। देन वी हैव एक लैंग्वेज है जो इंटीग्रेशन करता है, एक या दो लैंग्वेजेस, एक तो हिंदी है एंड दूसरा इंग्लिश है। तो इन दोनों को अगर देखो, इस डाइवर्सिटी को देखो, तो कलेक्टिवली हमें लिंक भी करता है और हमें प्रिजर्व भी करना सिखाता है अपने लैंग्वेज को। तो ये भी हमारे नेचुरल आइडेंटिटी का पार्ट है। ठीक है, देन वी हैव रिलीजन। और रिलीजन को थोड़ा मैप पे दिखा पाना इस तरह से थोड़ा मुश्किल है, मैं कहूंगा इसको अवॉइड कीजिएगा। वैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में हम शो कर सकते हैं, बट अगेन ब्लेंड है ना, हर जगह है, तो इसको, इस मैप को हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या अदर वे है कोई तो उस तरीके से दिखा सकते हैं, बट ये शायद मतलब मुझे लगता है कि इसको हम छोड़ सकते हैं। ओके, सो इंडिया इज बर्थ प्लेस ऑफ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो देंगे, इंडिया बर्थ प्लेस है 4 इंपॉर्टेंट रिलीजन्स का, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, एंड ऑल जो दुनिया के मेजर रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और भी जो रिलीजन है वो भी यहाँ पे रहते हैं। सो द थिंग इज, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी जो है, मतलब वो बाद में आई है, एंड वो भी फ्लरिश किया है मतलब इंडिया में।
अब सिग्निफिकेंस देखिए कि नेशनल आइडेंटिटी में क्या इंडिया फॉलोज अ वॉचफुल एम्बीवैलेंस। देखो यहाँ पे वही प्रिंसिपल इक्वी डिस्टेंस जो है सेक्युलरिज्म का, जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। सो गिविंग रिस्पेक्ट टू पंथ निरपेक्षता, यही है ना जवाहरलाल नेहरू का कहना। सो सारे रिलीजन्स को इक्वली देखना और इक्वली रिस्पेक्ट करना, एक इक्वी डिस्टेंस बना के रखना। और स्पिरिचुअल हेरिटेज भी है, मतलब स्पिरिचुअल लीडर है ना इंडिया, इसमें ये भी चीज हम देख सकते हैं कि फिलोसफिकली भी रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इमोशनली भी, सॉरी मॉरल बाइंडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें रोकता है, कैसी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, राइट रॉन्ग, ये सारी चीजें फिलोसफिकली हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए। यहीं पे हमें स्पिरिचुअल जो इंडिया है स्पिरिचुअल लीडर प्रूव होता है कि बताता है हमें, ठीक है, एथिकली। अब देखो रिलीजन में हम और अच्छे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे वी हैव सर्वधर्म समाभाव, ये सारी चीजें अगर ऐड करेंगे तो और अच्छा आंसर दिखता है। देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट इन्होंने जो यूज किया, इसमें एक और चीज है कि इन्होंने चैलेंजेस भी दिखाया है। ये भी एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट है। जहां जहां चैलेंजेस इनको लगा, जैसे लैंग्वेज एक इशू है, वैसे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर 150 वर्ड्स में लिखना है, बट अगर डाल दोगे तो बेटर रहेगा। या इसको हम जब कंक्लूजन लिखेंगे ना, फ्यू चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कलेक्टिवली, जैसे लैंग्वेज, रिलीजन को लेकर, कम्युनलिज्म एंड ऑल, एंड देन हम बोलेंगे कि नहीं इंडिया जो है ना मतलब कि फिर भी बहुत स्ट्रेंथ मजबूत है कि इन सारी चीजों को वो झेल सकता है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी परसिस्ट करती है। एक इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं। एक और तरीका है जिस पे हम बात करेंगे। फिर है कुजीन। तो कुजीन में तो कितनी डाइवर्सिटी है, और कुजीन का क्या रोल है कि एक सोर्स ऑफ कलेक्टिव प्राइड देता है। सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो अपने हिस्से से सर ने भी लिखा है अपने तरीके से, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से डिवाइड किया है, एंड लिखा है कि वाइटल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर बट इट्स इंपैक्ट ऑन नेशनल आइडेंटिटी इज मोर सब्टल कंपेयर टू लैंग्वेज, रिलीजन एंड रेस। इन तीनों से ज्यादा इन्होंने इसको इंपॉर्टेंस दी है। सो सिग्निफिकेंस में हम लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ कलेक्टिव प्राइड एंड मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक और चीज खूबसूरत कर सकते हो, यहाँ भी आप मैप डाल सकते थे, और इंडिया का जो फूड मतलब कुजीन है पॉपुलर, और इसमें जीआई टैग वाले कुजीन अगर यूज करो तो और बेटर है, लगेगा बच्चे को वेल इन्फॉर्म्ड है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे प्रमोट कर रही है। तो जो जरूरी नहीं कि अब सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट जो लगते हैं ना आपको जीआई टैग वाले, वो वाले इंक्लूड कर दो, ठीक है। सो फूड में तो बहुत कुछ है, जैसे इडली डोसा वगैरह है, साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ में भी उतना ही पॉपुलर है, ठीक है। बटर चिकन ये इंटरनेशनली पॉपुलर है, ठीक है, दाल मखनी एंड ऑल। एंड स्टेपल डाइट की भी उन्होंने बात की। वीट इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में राइस है, देन बंगाल में राइस फिश खाना पसंद है लोगों को, एंड कश्मीर में वीट एंड मीट, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन इन्होंने लिखा है, और कंक्लूजन में पहला एक तरीका मैंने बोला कि आप थोड़ा सा इश्यूज बता दो एंड देन दिखाओ कि हम बहुत यूनाइटेड हैं, मतलब, और ये सारे एलिमेंट्स लीड्स टू नेशनल जो आइडेंटिटी है इंडिया। एक दूसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट को बता सकते हैं कि चारों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं बट कलेक्टिवली, मतलब रादर इंडिपेंडेंट हम इसको शो करें, इंटरवाइंड है कि these four pillars जो है ना, not independent but are intertwined fasciates. Collectively weave a unique and complex cultural mosaic that defines India's identity on a global stage. ऐसे भी हम कर सकते हैं। दो तरीके मैंने बोले, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यही है इनकी कॉपी, मैं इसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एंड लेट अस गो टू आवर डेली डिस्कशन। न्यूज जो है हमारा आज का 1 सितंबर का। सो पहला है स्टडी फाइंड्स, नहीं, फर्स्ट इज इंडिया चाइना कमिट, ठीक है, इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर। ये इंटरनेशनल रिलेशन से हम इसको देख सकते हैं GS2 में, एंड इंडिया चाइना रिलेशन के एस्पेक्ट से देख सकते हैं, या जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है IR, वो भी इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और इसमें बताऊंगा कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ एंड डिस्प्यूट स्पेशली किन चीजों पे। और डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उन मुद्दों पे बात करो और सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो उन्हीं को मेजरली हम देखेंगे। द हिंदू पेज नंबर 1। देन वी हैव मिनी क्लाउड बर्स्ट्स। अब देखो क्लाउड बर्स्ट तो हम समझ गए थे क्या था, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, आज भी कर दूंगा। साथ साथ मिनी क्लाउड बर्स्ट की बात की गई, उसकी क्या डेफिनेशन है, देन कैसे होता है क्लाउड बर्स्ट, उसको देखेंगे पूरा प्रोसेस, ठीक है, एंड उसका इंपैक्ट क्या होता है, मतलब कंप्लीटली इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे। तो ये हम इसको GS1 से भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी से देख सकते हैं, मतलब GS1 में। देन और ये सब प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये मैं मेंस एस्पेक्ट से ही बस बोल रहा हूँ। देन वी कैन सी दिस फ्रॉम GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से देख सकते हैं, एनवायरमेंट से देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से। तो द हिंदू पेज नंबर 1 में है। देन वी हैव रोजवुड ट्री के बारे में हम जानेंगे, क्या हो रहा है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है, एंड इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है इससे रिलेटेड, इसको भी हम समझेंगे। द हिंदू पेज नंबर 2। देन वी हैव कि सी लेवल राइज एंड कोरल जो है रीफ्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है सी लेवल राइज को स्टडी करने में, उसको भी हम समझेंगे। देन वी हैव एक मेंस इनरिचमेंट वाला आर्टिकल मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, और मैं ये करता आ रहा हूँ शुरू से ही कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं मेंस में कैसे अच्छे एग्जांपल्स, अच्छे यूनिक एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट फ्रॉम करेंट। अभी मैंने बात की थी ना कुछ देर पहले, जब हम कोर्ट सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये बात की कि क्या होता है ना कि हम ना वही कन्वेंशनल एग्जांपल्स यूज करते हैं, तो हमें दिखाना चाहिए, जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम अवेयर हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। बुकिश नॉलेज नहीं, बस अवेयरनेस भी है हमारे पास, तो न्यूज़पेपर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम देखेंगे कि NGO एजुकेट गर्ल्स है ना,
इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, आप लोगों को पता ही होगा, बट इसको हम कैसे यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला। कहां बोला? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है, उसको अटेंड करने के लिए चाइना गए हुए हैं, ठीक है। एंड वहां पे ही उसी मीट के साइड लाइन में इंडिया चाइना के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जाई जिनपिंग की मीटिंग हुई। एंड ये मोदी जी के 7 साल में फर्स्ट, मतलब 7 साल के बाद फर्स्ट टाइम वो चाइना विजिट कर रहे हैं। रीजन उसको आपको पता ही है, 2020 में जो गलवान क्लास हुआ था, जो बॉर्डर इश्यूज हुए थे। तो अब ना फ्रॉम लास्ट 1 ईयर चीजें बहुत रिजॉल्व हुई है, एंड उसी को हम देखेंगे कहाँ डिस्प्यूट है, एलएसी क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो आर्टिकल कवर करता है बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनीज प्रेसिडेंट ऑन सांघाई कोऑपरेशन समिट इन टियानजिन, फोकसिंग ऑन द नीड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद द बॉर्डर ऑनगोइंग वायलेट। पता ही है अब क्या क्या एरियाज ऑफ डिस्कशन है। तो सबसे पहले है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, सबसे पहले बॉर्डर ट्रांसक्विलिटी, इसको ना बाद में देखेंगे, पहले डिस्प्यूट देख लेते हैं कहाँ कहाँ मेजर इशूज है, कंटेंटेशन जो है दोनों कंट्री के बीच में कहाँ है। सबसे पहला है बॉर्डर एंड एलएसी इशूज, इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको हम समझेंगे और अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये पूरा रीजन जो है ना, बॉर्डर हम शेयर करते हैं ना, सॉरी ये वाला तो नेपाल करता है, यहाँ भी लिपुल लेक का इशू चल रहा है, ये एक इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में मतलब कि बॉर्डर को लेके ये भी न्यूज में थे। देन वी हैव भूटान, ये तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन हमारी जो ये टेरिटरी है अरुणाचल, सो ये पूरा चाइना है, इसको तिब्बत ये रीजन है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब क्या है ना कि ये जो पूरा है एलएसी है यहाँ तक, और इसी को लेकर डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना इस पे कुछ और बोलता है एंड हमारा स्टैंड कुछ और है, दोनों जो है ना ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं इस पे। तो इंडिया बोलता है एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इन जो बॉर्डर है एलएसी के अंदर वो है 3488 किलोमीटर्स, एंड देन चाइना बोलता है कि नहीं ये बस 2000 किलोमीटर्स है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया इस एलएसी को, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, ये अक्साई चीन आपको पता है लद्दाख का हिस्सा है ऑफिशियली, एंड देन वी हैव सेंट्रल सेक्टर जिसमें कि हिमाचल एंड उत्तराखंड, एंड दिस इज सिक्किम, ये वाला पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज ईस्टर्न सेक्टर, मतलब कि सिक्किम एंड अरुणाचल को मिला दो तो, और दोनों के तीनों के किलोमीटर्स आपको पता है कितना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया की लार्जेस्ट मतलब कि बॉर्डर शेयरिंग है, नाम लिख देना है आपको, ठीक है। तो अब मुझे इसमें ये आपको बताना है कि ये पूरा 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, डिस्प्यूट मेजरली वेस्टर्न सेक्टर में एंड ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। अब चाइना यहां क्लेम करता है कि ये हमारा पोर्शन है, ये हमारा हिस्सा है, एंड अभी उसने कंट्रोल भी किया है अक्साई चीन को, अभी तो करंट स्टैंड यही है। एंड द सेकंड पार्टी चाइना जो है ना अरुणाचल को सदर्न तिब्बत बोलता है और यहाँ इसको भी क्लेम करता है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। सो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है जिसपे लगातार टॉक्स चलती आ रही हैं, लगातार बातें होती आ रही हैं, बट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, और सबसे मेजर इशू है बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशन, बॉर्डर जो डिस्प्यूट है, और उसी की वजह से आपको लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते आ रहे हैं ओवर द इयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1962 से अभी जो गलवान क्लास हुआ था, ठीक है। एंड डोकलाम के बारे में भी आपको पता है, ये रीजन है। तो यहाँ भी इंडिया भूटान की सॉवरेनिटी एंड खुद की अपनी की चिकन नेक है, इतने डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट ये समझिए कि डोकलाम क्लास जो हुआ था उसके मेजर रीजंस यही थे कि चाइना इंकर्जन चाह रहा था भूटान के अंदर, ठीक है। तो यही है, सो मेजर डिस्प्यूट यही है। आते हैं हम मैप के थ्रू, आपने समझ लिया होगा, इसको देखते हैं कि डिस्प्यूट्स ओवर अक्साई चीन वेस्टर्न सेक्टर में देखा है, अरुणाचल इन ईस्टर्न सेक्टर में डिफरेंट एलएसी परसेप्शन है, इनकर्जन्स एंड स्टैंड ऑफ्स आपको दिखते हैं, गलवान जो है रिसेंट 2020 में हुआ। देन द सेकंड मेजर इशू इज, और ये सीधा क्वेश्चन आता है कि क्या चैलेंजेस है इंडिया चाइना रिलेशन में, इसी तरीके से इंडिया यूएस में, इंडिया रशिया में, जो कि बहुत कम है रशिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान। सो सेकंड इज चाइना पाकिस्तान नेक्सस, लगातार हमारे और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती रही है, डिस्प्यूट्स होते रहे, तो उसमें चाइना बहुत हेल्प करती है। तो डीप स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टाइज है दोनों देशों के बीच में। सीपैक जो कि हमारे सॉवरेनिटी के का वायलेशन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास होता है, तो ये जो है इशू का बहुत बड़ा रीजन है। देन द थर्ड इज स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, दोनों बहुत बड़े कंट्री हैं, चाइना इंडिया ओल्ड सिविलाइजेशन हैं, एंड दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, एंड एशिया के जो है स्टेबिलिटी पीस के लिए कॉम्पिटिशन जो है वो हानिकारक है। बट अगेन इंडिया इज अ क्वाड का मेंबर है, और कहा जाता है क्वाड जो है ना चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया इंडो पैसिफिक में, चाइना ऐसा क्लेम करता है। देन वी हैव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, एंड चाइना क्या कर रहा है, बीआरआई एंड इंडियन ओशन एक्सपेंशन, ठीक है। देन चाइना ब्लॉक करता है इंडिया एंट्री इन एनएसजी, आपको पता होगा, एंड परमानेंट जो मेंबरशिप इंडिया को मिलना है। बोथ कॉम्पीट फॉर इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एंड मल्टीलैटरल बॉडीज, ठीक है। ऑल्दो ये बॉडी जो है ना इसको चाइना ने ही क्रिएट किया, उसी की ब्रेन चाइल्ड है। साउथ एशिया में तो आपको पता है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है।
देन वी हैव इकोनॉमिक कंसर्न, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है ना, अगर 2024 के डेटा के हिसाब से जाओ तो 127 बिलियन के आसपास ट्रेड हो रहा है, अराउंड 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो एबिलिटी है चाइना की बहुत स्ट्रांग है, उनकी कैपेबिलिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग की, वो यहाँ पे हमें डिफीट करते हैं। हमें डिफीट नहीं कह सकते, मतलब हमें कंपटीशन में बीट कर तो रहे हैं सालों से। देन द सेकंड थिंग इज, चाइना जो है ना नॉन टैक्स बैरियर लगाता है, मतलब उस नॉन टैक्स बैरियर का मतलब है नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब डायरेक्टली टैरिफ्स नहीं लगाता इंडियन एक्सपोर्ट पे, बट बैरियर्स लगाता है डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू। तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग का तो चलेगा, वहां पे उनकी है, पर ये चीजें तो रिजॉल्व हो सकती है ना, मतलब अभी तुरंत। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम दोनों कंट्रीज के बीच में है। एंड देन वाटर इशू है, चाइना के थ्रू ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर करती है, फिर बांग्लादेश, तो वहां पे बहुत सारे डैम्स बनते आ रहे हैं सालों से, तो पानी जो आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, उसको कंट्रोल करने की चाइना कोशिश करता है। तो एक ये भी है। एंड देन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कंसर्न, देखो बॉर्डर डिस्प्यूट तो हमने देखा एलएसी इशूज, बट रैपिड चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप अलोंग द बॉर्डर एंड इन द इंडियन ओशन। एंड देन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चाइनीज सर्विलियंस टेक्नोलॉजीज। आपको पता है कि साइबर थ्रेट या साइबर अटैक बहुत सारे हुए थे इंडिया में कोविड के दौरान, और चाइना से हुए थे। तो ये सारी इशूज हैं इंडिया चाइना के बीच में। तो अभी जो डिस्कशन हुआ मोदी एंड हाई लेवल जो मीट हुआ है, तो बॉर्डर ट्रांसक्विलिटी एंड रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, इस पे बात हुई दोनों कंट्री, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे जोर दिया है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड पार्ट इज इनहेंसिंग पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में क्या डेवलपमेंट्स हुई है, तो डायरेक्ट फ्लाइट्स, ठीक है, फिर जो वीजा फैसिलिटेशन उसको बेटर किया गया है, जल्दी में ये डिसीजन लिया जाए लोगों की जाने की, जो है ना कम समय लगे उनको इन सारे उलझनों से बचाते हुए। देन वी हैव कैलाश मानसरोवर जो रिजम्पशन हुआ है, यात्रा को रिज्यूम किया गया है पोस्ट गलवान दिस ईयर, एंड टूरिस्ट वीजाज। तो इन चीजों पे काम चल रहा है जिससे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़े। देन इकोनॉमिक जो इम्बैलेंसेस है उस पर भी बात हुआ, इंडिया ने उठाया होगा। एंड कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, अब टेररिज्म पे इंडिया का स्टैंड एंड चाइना का स्टैंड बहुत डिफरेंट है, बट अगेन इस पे भी बात हुई है, ठीक है। तो यही है पूरा मामला, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया, हर एक एस्पेक्ट को टच किया, इशूज को स्पेशली टच किया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड मैप से अच्छे से बताया एलएसी किस तरह से वेस्टर्न जो सेंट्रल या मिडिल सेक्टर है, एंड देन ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है, जिसमें सिक्किम एंड अरुणाचल इंक्लूडेड है, एंड डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है। देन कम टू द सेकंड टॉपिक जो है वो मिनी क्लाउड बर्स्ट्स हैं, आर ऑन द राइज सेज आईएमडी चीफ। अब सिंपली मुझे ये समझाना है आपको कि जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बताना कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये, ठीक है। तो उसका कहना है कि वाइल फुल स्केल क्लाउड बर्स्ट हैव नॉट इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, जो फुल स्केल क्लाउड बर्स्ट होते हैं ना वो इंक्रीज नहीं किया है, बट मिनी क्लाउड जो बर्स्ट है ना वो बढ़ गया है। और क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं ना रिमेन इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट विद करंट टेक्नोलॉजी, दिक्कत ये है, तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है, मुश्किल है करंट टेक्नोलॉजी। सो इसको आप ज्योग्राफी जीएस3 में बता चुका हूं, अब मैं बताता हूं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है एंड मिनी क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जब पता चल जाएगा तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो लेट अस सी। सो क्लाउड बर्स्ट होता है कि ऑफिशियल अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो एक एरिया में जिसकी जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है या उससे ज्यादा, 20-30 इस आर्टिकल में, बट ऑफिशियली 10 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 1 आवर के अंदर 10 सीएम या उससे ज्यादा बारिश हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक एरिया में जो कि 10 किलोमीटर मिनिमम है, स्क्वायर किलोमीटर उसकी एरिया है, एंड विद इन 1 आवर उसमें अगर 10 सीएम या उससे ज्यादा बारिश हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। अब मिनी क्लाउड बर्स्ट में क्या है कि 10 सीएम की जगह 5 सीएम आ जाएगा। सो 5 to 10 सीएम के बीच में अगर बारिश हो रही है तो उसको मिनी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो इसकी संख्या बढ़ गई है रैदर क्लाउड बर्स्ट, जिसकी डेफिनेशन ऑफिशियली आपको पता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से इस के थ्रू समझाया है, दोनों तरीका है। पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है, खास करके जो माउंटेनियस रीजन में, आपको पता है क्लाउड बर्स्ट की या मिनी क्लाउड बर्स्ट की इंसिडेंट अगस्त में बहुत ज्यादा हुई एंड बहुत नेचुरली डिजास्टर जो है देखने को मिला उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 5 अगस्त के आसपास। देन हिमाचल में हो रहा है बहुत ज्यादा, और जम्मू कश्मीर में अभी एज यू नो वैष्णो देवी में भी तेज बारिश की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये एक इशू है, आपको समझना पड़ेगा कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, सॉरी क्लाउड बर्स्ट का प्रोसेस क्या है। कि मॉइस्ट एयर जो है ना, मॉइस्ट एयर, व्हाट्स द इशू विद दिस, ये मार्कर को क्या हो गया भाई, चलो अब ठीक है। सो ठीक है, सो मॉइस्ट एयर जो है ना अपलिफ्ट करता है, ऊपर की ओर जाता है। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस रैपिडली ऑफ एन लॉन्ग माउंटेन स्लोप्स, ये आपको पहाड़ों के इलाके में दिखेगा, देख लो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या होता है, गर्म हवा जो है ना ऊपर की ओर भागता है, पता होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेसिक लेवल से समझ लीजिए, और अपने साथ मॉइस्चर भी ऊपर ले जाता है। अब देखो यहाँ से पहाड़ से बंद है, इधर क्लाउड बन रहा है, ठीक है। तो एक जगह पे बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। अब क्या होगा,
कि रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होगा और एयर लीड्स टू क्विक कूलिंग एंड कंडेंसेशन इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 3 तरह के मेनली क्लाउड्स होते हैं, सीरस, स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस। इन तीनों के फीचर्स बताओ एंड इन हाइट कितनी होती है, कितने हाइट पे ये होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो ये बनाते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड क्लाउड जो है ना सैचुरेशन, मतलब एक पॉइंट पे वाटर ड्रॉपलेट ना आइस पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाती है बियॉन्ड जो क्लाउड की होल्डिंग कैपेसिटी है। अभी ऊपर आ रहा है जल्दी जल्दी कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, मॉइस्चर आ रहा है ऊपर की ओर। तो उसके बाद क्या होता है कि कोलैप्स ऑफ क्लाउड सिस्टम, द सैचुरेटेड क्लाउड कैन नॉट होल्ड द मॉइस्चर एंड इट सडनली रिलीजेस मैसिव रेनफॉल। लोकलाइज्ड डाउन पावर होता है एंड रेन फॉल्स वायलेंटली ओवर ए स्मॉल एरिया, जो कि इतना हो जाता है, ये आपको डेफिनेशन पता है। इंपैक्ट क्या है, हाइड्रोलॉजिकल फ्लैश फ्लड आता है, सडन राइज, अभी जो हुआ था उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आया था। अब देखो पहाड़ इस तरह से है ना, तो यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी, तो ये बारिश एकदम से क्या होता है, गिरने लगेगा ना, एक जगह इकट्ठा तो होगा नहीं। प्लेन में क्या होता है, ये ऐसे मूव करता है, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा स्लोप, मतलब इस तरीके से। देन ज्योग्राफिकल क्या है, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन इन हिली रीजन्स। देन वी हैव ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस पे भी इशू आता है, मतलब कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैजुअलिटीज, हाई लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू सडननेस। एंड देन इकोनॉमिक तो है ही, वल्नरेबिलिटी। तो यही है इसका इशू। इस डायग्राम को भी हम समझ सकते हैं कि मॉइस्ट एयर फर्स्ट स्टेप है, ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड देन राइजिंग एयर कूल्स, ऊपर गया ठंडा हुआ, ठीक है, वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग एयर रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। अच्छा, ये तेज जो जा रहा है ना कन्वेंशनल जो विंड है, वो रोक रहा है कि वो बारिश हो जाए या गिरे नीचे। लैक ऑफ अपवर्ड एयर प्रिवेंट्स डिसिपिएशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, वही पूरा प्रोसेस है जो हमने बात की है। फिफ्थ में फिर स्टोर्ड वाटर फॉल्स एट वन टाइम, बहुत जल्दी से गिरेगा बहुत कम समय में। एंड स्टीप स्लोप कॉजेस फ्लैश फ्लड, अब इस पे बारिश होगा तो इस तरह से स्लोप स्टीप है ना, ये सीधा ऐसे नीचे की ओर जाएगा, तो इसी से फ्लैश फ्लड आता है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। थर्ड वन इज रोजवुड के बारे में बात करते हैं। सिंपल है कि अभी एक जो डेटा आया है कि ओनली 17.2% ऑफ इंडियन सुटेबल हैबिटेट फॉर डलबेजिया लैटिफोलिया, यार ये प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है इशू। सो जो डेटा आया ना IWST इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु का, उसमें कहा गया कि बस 17.2% ही रोजवुड जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में है, बाकी अनप्रोटेक्टेड एरियाज में है। अब रोजवुड प्रोटेक्टेड एरियाज में है नहीं है, इसको क्यों हम मतलब पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सिंपल समझो, रोजवुड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है? तो इसका 2 रीजन है कि बहुत कॉमर्शियल वैल्यू इसकी है, हाई कॉमर्शियल वैल्यू है रोजवुड की। रोजवुड होता कहाँ है ये भी हम देखेंगे। सो रोजवुड आपको दिखेगा ट्रॉपिकल, सेमी एवरग्रीन एंड सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है ना। और इंडिया में जो इसका हैबिटेट है कहाँ है, तमिलनाडु के नीलगिरी में, अन्नामलाई में एंड परम्बिकुलम रेंजेस में, मोस्टली तमिलनाडु में आपको दिखेगा ये, कर्नाटक तमिलनाडु जो बॉर्डर है। तो और जो इसको चाहिए क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेन, ये सारी चीजें आपको दिख ही रही है कि 16 से 30 डिग्री होना चाहिए, 75 cm से 1500 मिलीमीटर, आई मीन 150 cm इसको बारिश चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है एनुअली। एंड सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अब रोजवुड जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम तो ये हो ही गया, इसको आइवरी ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, रोजवुड ट्रीज इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, वन ऑफ द इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है। एंड देखो, इट इज प्राइज्ड फॉर रिच ग्रेन, डीप कलर एंड एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी। इट इज अ प्रीमियम टिम्बर रिसोर्स फॉर द फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड की स्टोन इकोलॉजिकल स्पेसीज भी है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से इसका डिमांड बहुत रहता है एंड इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आइवरी ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये टर्म यूज किया गया। और साइट्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको सेकेंड लिस्ट में, जो सेकेंड जो इसका मतलब कैटेगराइजेशन होता है, उसमें सेकेंड में इसको रखा गया है, ठीक है। जो सेकेंड जो मतलब कि मार्क है ना, उसके अंदर जो स्पेसीज है उस पर रखा गया है। इसकी बहुत इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। तो पॉइंट इज सिंपल कि अब ये क्या है ना, तमिलनाडु में जो अभी स्टडी हुआ है तो उसमें बस 17.2% ही प्रोटेक्टेड एरियाज में है। तो इसके जो इलीगल ट्रैफिकिंग है उसके होने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड तमिलनाडु ने एक लॉ लाया था 1995 में, इसी को, इसके जो इलीगल ट्रैफिकिंग या कटिंग है उसको रोकने के लिए, तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट 1995 बियॉन्ड फरवरी। अब ये क्या था ना कि ये इलीगल, अगर आप इसको कट करते, देखो, introduced 1995, the act had prohibited the cutting of rosewood without government permission and helped to prevent industrial scale जो इसको exploitation किया जाता है। अब इस एक्ट को तब लाया गया, फिर इसको 15 years के लिए 2010 में बढ़ाया गया to 2025। बट अभी ना तमिलनाडु गवर्नमेंट ना रोजवुड के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट को एक्सटेंड किया जाता है 15 years के लिए, वो इस बार नहीं कर रही है।
तो इसकी वजह से इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है इलीगल वो बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक है। तो हमें क्या समझना था, रोजवुड कहाँ पाया जाता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको दिखेगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इसका जो नाम दिया गया ना आइवरी ऑफ फॉरेस्ट, क्यों इसको इलीगली बहुत जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट वन इज, इसको साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट से, मेनली एनवायरमेंट से देख सकते हो। माइक्रो एटॉल, जो कोरल रीफ्स है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एक स्टडी आया है सी लेवल राइज को लेकर, खास करके इंडियन ओशन में, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल है, न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग शोइंग दैट द सी लेवल्स अराउंड द मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर राइजिंग सिग्निफिकेंटली फास्टर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। जो पहले एस्टिमेट किया गया था उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है सी लेवल। कहाँ ये स्टडी किया गया, मालदीव्स और लक्षद्वीप के आसपास, विद इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस फॉर कोस्टल इकोसिस्टम एंड एडेप्टेशन प्लानिंग। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कोरल माइक्रो अटॉल्स है ना, इसको यूज किया गया स्टडी करने में। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो कोरल माइक्रो, आप लोगों को कोरल रीफ्स पता ही होगा। ठीक है, सो कोरल माइक्रोटॉल्स आर डिस्क शेप्ड कोरल कॉलोनीज, ये देख रहे हो। ठीक है, whose upward growth is limited by the lowest tides water level। जो लोएस्ट टाइड का वाटर लेवल होता है ना, उसका अपवर्ड मूवमेंट जो है ना, इसका जो ऊपर की ओर ग्रोथ है वो इंपैक्टेड होता है, मेकिंग देयर सरफेस हाइट अ प्रिसाइज इंडिकेटर फॉर लॉन्ग टर्म सी लेवल्स इन दैट रीजन। ठीक है, अब इसीलिए इसको यूज किया जाता है। और देखो इसकी इंपॉर्टेंस, दीज माइक्रोटोल्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द साइंटिस्ट बिकॉज दे रिकॉर्ड मिनिमम वाटर लेवल्स ओवर द टाइम। Their slow steady growth reflects environmental changes including sea level rise and variations in tidal patterns. And then coral microtolls help in understanding patterns of climate change, regional ocean dynamics and the impacts of rising sea levels on sensitive coastal areas and coral health. Their data are crucial for monitoring, predicting future changes and designing effective adaptation and conservation study. सबसे पहले coral microtolls क्या है, ठीक है, डिस्क शेप्ड कोरल कॉलोनीज है, whose upward growth is limited by the lowest tides water level। and इसकी वजह से क्या चीजें हैं, कैसे साइंटिफिक स्टडी में मदद करती है, ये इस आर्टिकल में। देन इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, जो सी लेवल राइज को लेकर जो स्टडी हुई है, तो इंडियन ओशन में जो लॉन्ग टर्म सी लेवल राइज अगर देखें तो पर ईयर 3.3 मिलीमीटर जो है ना, हर ईयर सी लेवल राइज हो रही है, क्लाइमेट चेंज कह लो या अदर फैक्टर्स में। एंड 1959 से देखो तो जो मालदीव एंड लक्षद्वीप है ना, नियर बाय एरियाज हैज बीन राइजिंग बाय अबाउट 3.22 मिलीमीटर पर एरिया। पहली चीज ये। सेकेंड, जो लास्ट 20-30 ईयर्स है ना, उसमें अराउंड 4 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब कुछ ज्यादा ही सी लेवल राइज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पहला है, एंड दूसरा आप दिखा सकते हो और कितना इंटेंस है। ठीक है, इसको आप मेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट आर्टिकल जो आज का है, वो एनजीओ एजुकेट गर्ल्स है। आपको पता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो अभी 3 जो है लोगों को कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हो, बॉडीज को कह सकते हो, दिया गया है। उसमें से एक है एजुकेट गर्ल्स, और ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, जीएस 1, 2, 3, 4 हर जगह से में काम आएगा। क्या इनका काम था, तो अनस्कूल्ड जो या आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स है ना, इनटू क्लासरूम, उनको मदद किया, वर्क टू कीप देम देयर अंटिल, मतलब स्कूल में वापस लाया, दे वर एबल टू एक्वायर क्रेडेंशियल फॉर हायर एजुकेशन, या अपने लेवल पे उनके लिए चीजें प्रोवाइड कराई कि उनको हायर एजुकेशन अटेंड कर पाए एंड एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए। तो ये काम है एजुकेट गर्ल, एक एनजीओ है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट, एजुकेट गर्ल इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मोस्टली लोग जो है इंडिविजुअल्स जीतते थे, यहाँ पे ये एनजीओ जीती है, एजुकेट गर्ल्स। तो ये चेंज लाने में मदद की। अब देखो जीएस 1 में आप सोसाइटी में इसको विमेन एम्पावरमेंट से देख सकते हो, एग्जांपल ऑफ ग्रास रूट एफर्ट्स इंपावरिंग एंड एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन। सेकंड में आप देख सकते हो गवर्नेंस एंड वेलफेयर से इसको, एनजीओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गवर्नेंस जब पढ़ते हो ना, तो इसमें एनजीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सीधा लिखा हुआ है, सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे इस विमेन एम्पावरमेंट में इसको भी यूज कर सकते हैं। करेंट एग्जांपल है हमारे पास। जीएस 3 में हम कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे मतलब इस एनजीओ का रोल है। देन जीएस 4 में तो आपको पता ही है, बहुत सारे एथिकल पैरामीटर्स पे हम इसे यूज कर सकते हैं। सो इसको मेंस इनरिचमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा करेंट एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये आज का एमसीक्यू है, इसको पॉज करके आप आंसर कर दो, एंड ये आंसर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल। एंड आप लोग अपने आंसर्स ब्रेनस्टॉर्म करना, अगर जिन्होंने नहीं किया इस आंसर को, एंड आप सबमिट कर देना। 7 to 9 PM ग्रुप जो है आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय।